देखिए आज की क्लास में ना हम लोग वेक्टर, तो वेक्टर स्टार्ट हुआ था, ठीक है, वेक्टर स्टार्ट हुआ था, बस वही चीज थोड़ा सा कंटिन्यू रहेगा। वेक्टर का इंट्रोडक्शन हम लोग ले लिए थे, ठीक है, कि हाँ वेक्टर क्या करता है, कैसे करता है, किसको वेक्टर कहते हैं, क्या को इनिशियल वेक्टर होता है, ठीक है, को टर्मिनस वेक्टर, इतना हम लोग पढ़ लिए। तो वेक्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। आपको अगर विजिबिलिटी में कहीं भी प्रॉब्लम होगा तुरंत बोलिएगा, ठीक है। अभी दिख रहा है क्या VCTOR लिखा हुआ है? ओनली V, ठीक है ठीक है ठीक है, क्या, हाँ ठीक, एक बोर्ड का लाइट एक्चुअली में बंद ही है। ठीक है, पैरेलल वेक्टर में ना केस आता है, देखिए पैरेलल वेक्टर में क्या केस आता है कि डिफरेंट में बी डिफरेंट मैग्नीट्यूड but angle between vectors that will be equals to 0। अगर वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री या 0 रेडियन हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर कहते हैं। पैरेलल वेक्टर का एक और नाम है, इट इज आल्सो कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है, कोलिनियर वेक्टर्स। तो कोलिनियर वेक्टर्स होगा या पैरेलल वेक्टर होगा, दोनों एक ही चीज। आपको यहाँ पॉइंट पे नहीं जाना है, यहाँ किस पे जाना है, आपको वेक्टर पे जाना है। अगर आपको बोल रहा है वेक्टर्स कोलिनियर है मतलब वो पैरेलल वेक्टर। अब इसमें ये नहीं सोचना है कि सर कोलिनियर होने का मतलब ऐसे कंटीन्यूअस एक लाइन में होगा और पैरेलल का मतलब ऐसे डिफरेंट होगा। वेक्टर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वेक्टर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरी जगह पड़ता है। वेक्टर को ऐसे या फिर ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता वेक्टर को, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एंगल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और उसका मैग्नीट्यूड मे बी इक्वल भी हो सकता है, मे बी डिफरेंट भी हो सकता है, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। रेस्ट्रिक्शन किसके ऊपर, डायरेक्शन के ऊपर, एंगल के ऊपर। अगर बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर, इसका मतलब क्या हो गया, एंटी पैरेलल essential condition angle between vectors, essential condition angle between vectors should be 180। कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री या फिर पाई रेडियन होना चाहिए, ठीक है। तो 180 डिग्री हम लोग कंसीडर करेंगे, इट इज कॉल्ड एंटी पैरेलल। मतलब एक अगर राइट जा रहा है तो दूसरा किधर जाएगा, लेफ्ट जाएगा, इसको एंटी पैरेलल बोलेंगे हम, ठीक है। यहां पे कोई पैरेलल या एंटी पैरेलल है पेंटागन में? डीसी यानी सर एबी, ईडी और बीसी, ईडी और बीसी कैसा दिख रहा है आपको, एंटी पैरेलल दिख रहा है, ठीक है। उसके अलावा और कोई नहीं है, उसके अलावा और कोई नहीं है, ठीक है। चलिए दूसरा एक और हम यहाँ फिगर बना रहे हैं, हम हटेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा, चिंता नहीं। चलिए इसमें पैरेलल और एंटी पैरेलल बताइए हमको। पैरेलल, पैरेलल सर बीसी एंड एफई, हाँ सर एडी एंड सर एफई सर पैरेलल, एंटी पैरेलल सर एडी एंड बीसी, ठीक है। चार पेयर बनाना आपका, चार पेयर। देखिए क्या क्या हुआ, AB और ED ये दोनों कैसा है, पैरेलल, ठीक है। FA और CD एंटी पैरेलल है, ठीक है। फिर इसके बाद BC और EF एंटी पैरेलल है, EF और DA पैरेलल है, DA और BC एंटी पैरेलल। तो पहचान में आप पैरेलल और एंटी पैरेलल। तो अगर भाई द वे दो वेक्टर पैरेलल होता है या कोलिनियर होता है तो हम लोग क्या देखें, मैग्नीट्यूड में भी डिफरेंट होगा मगर डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा।
मैग्नीट्यूड में भी डिफरेंट होगा मगर डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ये बहुत जरूरी बात है, तो थोड़ा इसमें से आप नोट कर लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आशुतोष अभी क्लियर हुआ है क्या? ठीक है। ये वाला हटा है। देखिए जिस दिन वैसा हड़बड़ी रहेगा ना उस दिन हम आपको बोल देंगे स्क्रीनशॉट लेने के लिए, अभी आराम से कॉपी खोल के रखिए, ठीक है, साथ में लिखते चलिए ताकि एक्स्ट्रा टाइम ना लेना पड़े। जब तक कोई दूसरा लिखेगा तब तक तो हम रुके ही रहेंगे, तो उसी समय आप भी लिख लेंगे अगर, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, दोबारा एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं देना होगा। कंटिन्यू करते हैं। देखिए कंडीशन ये है, इफ वेक्टर्स आर पैरेलल या कोलिनियर, तो वैसे केस में क्या होता है, देन वेक्टर ए कैन बी रिटन लैम्डा टाइम वेक्टर बी। एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर जस्ट मल्टीप्लायर, कांस्टेंट मल्टीप्लायर से सेपरेटेड होगा। तो ये कर क्या रहा है, जब भी कोई एक कांस्टेंट नंबर आता है ना, लाइक 2 3 4 5 ऐसा कुछ भी, तो वो क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी, सिंपल कांस्टेंट है, उसके पास डायरेक्शन है। तो आप क्या कह सकते हैं यहां से कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल या सेम। और अगर आप बात करेंगे मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड इक्वल कब, if lambda equals to 1 or magnitude different कब, अगर लैम्डा 1 छोड़ के कुछ भी है, ठीक है, अगर लैम्डा 1 के बराबर है तो वैसे केस में दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा, और अगर 1 छोड़ के कुछ और है तो दोनों का मैग्नीट्यूड डिफर करेगा। मगर जब भी दो वेक्टर पैरेलल होगा तो एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के मल्टीपल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहां देखिए
BC और AD, सॉरी पैरेलल पे बात कर रहे हैं ना, DA और EF, DA और EF, ये रेगुलर हेक्सागोन होगा ना, तो DA जो है वो EF का 2 टाइम्स होता है। कौन बड़ा है? DA। किससे बड़ा है? EF से। आप कह सकते हैं DA दैट इज 2 टाइम EF। तो ये तो बस बता रहा है कि कितना लंबा होगा साइड। अगर ये 2 यूनिट का है तो ये कितना 4 यूनिट का होगा, ये अगर 3 यूनिट का है तो ये कितना 6 यूनिट का होगा। तो जस्ट मैग्नीट्यूड का रिलेशन दे रहा है, बाकी डायरेक्शन दोनों का क्या है? सेम। कारण ये जो कांस्टेंट नंबर है वो कभी डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। ठीक है, सोच के वेक्टर A अगर 30 डिग्री ईस्ट नॉर्थ जा रहा है, ठीक है, ईस्ट नॉर्थ जा रहा है, तो वेक्टर B जो कि 3 टाइम वेक्टर A है, डायरेक्शन क्या होगा? ईस्ट नॉर्थ, ईस्ट नॉर्थ। अगर वेक्टर C जो कि 9 टाइम वेक्टर B है, डायरेक्शन क्या होगा? ईस्ट नॉर्थ। अगर वेक्टर D जो 3/2 टाइम्स वेक्टर C है, डायरेक्शन क्या होगा? ईस्ट नॉर्थ। तो देखिए आगे का जो मल्टीप्लायर चेंज हो रहा है, कांस्टेंट चेंज हो रहा है, क्या वो डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट डालेगा? नहीं। केवल किस चीज पे इफेक्ट डालेगा? उसके मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? लेंथ। ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब एकदम दिमाग में रखिएगा लेंथ। ये अभी छोटा है और अगर हम इसी डायरेक्शन में इसको जोड़ दिए, ये बड़ा हो गया, मैग्नीट्यूड बढ़ गया, मगर क्या डायरेक्शन चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ, दोनों का सेम सेम डायरेक्शन। इस सेगमेंट का जो डायरेक्शन है, इस छोटे से ब्लू सेगमेंट का भी वही डायरेक्शन है, इस बड़े से व्हाइट सेगमेंट का भी वही डायरेक्शन है, और पूरा का पूरा स्टार्टिंग से एंड तक वही डायरेक्शन है। तो अगर कभी मल्टीपल पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में होता है तो हर एक लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन सेम होता है। इसी कारण से पैरेलल वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर्स भी कहते हैं। वर्ड मेनली समझिएगा, वेक्टर में क्वेश्चन बनाना काफी आसान हो जाएगा। इस पे उतना ज्यादा मेहनत नहीं करना है क्योंकि इसमें जो थ्योरी है बस उसको अच्छे से याद रखिए, क्वेश्चन आराम से होंगे। ठीक है सर? हाँ, 30 डिग्री करो 180 डिग्री का, 30 डिग्री की जगह 180 डिग्री का, तो सेम डायरेक्शन है। ईस्ट नॉर्थ 180 कैसे होगा? ओ हाँ, वही उसको देख के ना बात करें। चलिए ठीक है, ये अगला पॉइंट है। नेक्स्ट अपने पास पॉइंट ये है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर किसको कहते हैं? पोजीशन वेक्टर। एक पॉइंट का अगर पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं देन इट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर किसके वेक्टर फॉर्म को दिखाता है? एक पॉइंट के वेक्टर फॉर्म को दिखाता है, एक पॉइंट के। तो ये अभी तक हम क्या कर रहे थे, बात तो समझिए। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे है ए, ठीक है, ए ओरिजिन, हम बोले कि ये ए जो है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है। मेरा सवाल यही है, पॉइंट ए जो है वो एक्स एक्सिस के साथ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाए। आप बोलिएगा कि सर उसके लिए ना हमको थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना होगा। हम बोले एकदम फ्री, जो करना है कर लीजिए। आप बोले सर हम ओरिजिन से इसको मिलाएंगे तो हमको कोई एक लाइन सेगमेंट मिलेगा और तब जाके हम इसका एंगल यहाँ से डिसाइड करेंगे, जो भी होना है 60 75 जो होना है वो होना है। तो A का एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कब निकला? जब आप उसको ओरिजिन के साथ ज्वाइन किए तो यहाँ पे दो पॉइंट मिलके आपको एक वेक्टर दिया। कौन सा वेक्टर दिया? OA वेक्टर। OA वेक्टर। इसमें क्या O का कोई रोल है? नहीं। किसके लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हैं? A के लिए कर रहे हैं। तो OA कहलाया पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A। पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर कहलाया। सेम ऐसे ही मेरे पास एक पॉइंट और था B, जब इसको मिलाया ओरिजिन से तो ये बनाया OB वेक्टर। OB वेक्टर को कह सकते हैं इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B ऑफ पॉइंट B।
ये हम लोग कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। तो ओ कभी भी अगर इनिशियल में रहा ना, पहचानने का तरीका, वो कभी भी इनिशियल में रहा, इसका मतलब है वो हमेशा क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा। और पोजीशन वेक्टर किसका निकाला जाता है, पोजीशन वेक्टर हमेशा एक पॉइंट का निकाला जाता है। पोजीशन वेक्टर हमेशा एक पॉइंट का निकाला जाता है, ठीक है। तो अभी तक जो वेक्टर पढ़ रहे थे वो क्या था, अब देखिए अगर हम आपसे बोले ए बी वेक्टर, अगर हम आपसे ये बोले ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर, तो आप इसको कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, आप क्या बोलिएगा कि सर OB में से ना OA को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। हम बोले क्यों, ऐड भी तो कर सकते हैं, ठीक है, आप क्यों सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं हमसे। हाँ, आप बोले देखिए सर जो आपकी मर्जी कीजिए, मगर हम तो बोलेंगे सब्ट्रैक्ट कर, ठीक है। तो अब अपनी मर्जी से काम तो नहीं होता है ना, थोड़ा सा सोच समझ के करना होता है। हमें ना अलग से ये वाला ट्रायंगल बनाना है, O यहाँ A यहाँ B, O से A डायरेक्शन, O से B डायरेक्शन, A से B डायरेक्शन। ट्रायंगल लॉ क्या पढ़ने बताइए, तो किसका किसका सम किसके बराबर होगा, सर OA प्लस AB इक्वल्स टू, ठीक है। आप अभी हमको क्या बोले, OA प्लस AB इज इक्वल्स टू OB, यही बोले ना भैया। मेरा क्या बोलना है कि एक बार OA को हम राइट शिफ्ट कर दें, तो आपका कहना होगा ठीक है सर AB जो होगा वो OB माइनस OA होगा। क्या हम सही बोल रहे हैं, आप समझ में आया क्यों लिखे, ठीक है। ये समझाने के लिए जस्ट एक डेरिवेशन टाइप का छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन था। याद क्या रखना है, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। क्या होता है हमेशा, फाइनल माइनस इनिशियल, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो AB वेक्टर अगर बोलेगा तो OB माइनस OA, यानी कि B के पोजीशन वेक्टर में से A के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो AB वेक्टर मिलेगा, ठीक है। अगर हम आपसे ये पूछते हैं कि CD वेक्टर चाहिए, आप पोजीशन वेक्टर में क्या बोलिएगा, सर D माइनस सर OD माइनस, ठीक है, OC, OD माइनस OC। आप कभी नहीं बोलेंगे D माइनस C, आप हमेशा क्या बोलेंगे OD माइनस OC। हाँ, आप भी कुछ बोल रहे हैं क्या, नहीं, हमको लगा ऐसा, कोई बात नहीं। चलिए मान लेते हैं जैसे अगर हमसे बोला PQ वेक्टर, क्या लिखेंगे, PQ वेक्टर, PQ वेक्टर, सर OQ माइनस OP, OQ माइनस OP वेक्टर, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि किसी एक वेक्टर को तभी बनाया जाता है जब उसके अंदर दो पॉइंट होता है, और पॉइंट होने का मतलब पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा। तो जब पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में किसी वेक्टर को लिखा जाता है, हमेशा फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब वेक्टर लिखा गया PQ, हमेशा फर्स्ट लेटर इनिशियल होता है और सेकंड लेटर फाइनल होता है। तो हमको लिखना है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो ये है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर किसकी तरह बिहेव करेगा, एक पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। पोजीशन वेक्टर ऑलवेज बिहेव्स लाइक अ पॉइंट, बिहेव्स लाइक अ पॉइंट, ठीक है। तो ये कौन सी बात है, हमको तो समझ में नहीं आ रही है क्या क्या है, हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे बोला A, यहाँ बोला B, यहाँ बोला C, और बोलने वाला और क्या बोल के गया कि A का पोजीशन वेक्टर A है, B का पोजीशन वेक्टर B है, C का पोजीशन वेक्टर C है। छोटे टाइप से फिगर ऐसे दिखाया गया, वर्ड आ गया ना पोजीशन वेक्टर, इसका मतलब O खुद से जुड़ गया, ठीक है। तो OA वेक्टर स्मॉल लेटर का A है, OB वेक्टर स्मॉल लेटर का B है, OC वेक्टर स्मॉल लेटर का C है। अगर बोला गया 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, आप बोल सकते हैं B जो होगा ना वो A प्लस C/2, B जो होगा किसके बराबर होगा, A प्लस C/2। आपको मिड पॉइंट फार्मूला आता है कोऑर्डिनेट का, एक बार बोल के सुनेंगे तो कोई भी मिड पॉइंट फार्मूला, नहीं आता है, हाँ 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 वही तो, x इज इक्वल, हम सोचे नहीं आता है, इतनी देर तक सनाता था, मुझे नहीं आता शायद, ठीक है। जो x होगा दैट इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2, y कोऑर्डिनेट कितना होता है y1 प्लस y2/2।
हम अभी अभी ऊपर क्या लिखे, पोजीशन वेक्टर एक पॉइंट की तरह बिहेव करता है, पोजीशन वेक्टर एक पॉइंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो अगर हम x1 प्लस x2 बाई 2 बोलते हैं, y1 प्लस y2 बाई 2 बोलते हैं, तो मिडिल वाला वेक्टर जो होगा वेक्टर फॉर्म में, उसको भी फर्स्ट प्लस लास्ट वेक्टर बाई 2 बोलेंगे। तो इसमें सेक्शन फार्मूला लगेगा, इसमें डिस्टेंस वाला भी फार्मूला लगेगा, इसमें सेंट्रोइड भी लगेगा, ठीक है। सब का सब आ जाएगा केवल और केवल पोजीशन वेक्टर के बेसिस पे, और लास्टली हम आपको जियो सेंटर भी बताएंगे इसके बेसिस पे, ठीक है। तो यहां तक थोड़ा नोट किया जाए, उसके बाद आगे और प्रोसीड करेंगे। सबसे ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन पोजीशन वेक्टर के बेसिस पे आता है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर के आने का मतलब पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसके अंदर आ जाएगा। लेफ्ट वाला हटा रहे हैं। क्वेश्चन ये है, इफ D and E are midpoint of AB and AC, are midpoint of AB and AC, AB and AC in triangle ABC. बोला so that BE plus DC is equals to 3/2 BC, 3/2 BC। ये हम लोग से बोला 100 कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल बना लेते हैं जैसा बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। नाम है क्या, A B C, A B C। अब क्या है ना कि यहाँ पे हम A को मान के चलते हैं ओरिजिन, कारण है कि देखिए A कहीं यूज नहीं हो रहा है ना, तो A मेरे पास किसी काम का है, तो हम A को ओरिजिन मान लेते हैं, जस्ट रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन। B, तो B का पोजीशन वेक्टर B मान लीजिए, C का पोजीशन वेक्टर C मान लीजिए। उसके बाद क्या बोला, D और E जो है मिड पॉइंट है, तो D किसका मिड पॉइंट है, AB का, AB का मिड पॉइंट D, ठीक है।
और AC का मिड पॉइंट E है। ये हो गया। D जो है वो 0 प्लस b/2 होगा मिड पॉइंट फॉर्मूला से, तो इसको सिंपल b/2 लिख सकते हैं। b/2 E को क्या लिख सकते हैं? E को c/2। ये इसका पोजीशन वेक्टर है, जो ब्रैकेट्स में लिख रहे हैं ना वो उसका पोजीशन वेक्टर है, उस वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, हम लोग को जरूरत किस चीज का है? देखिए, अगर हम इसको बाय द वे मिलाएं, किसको मिलाएं? BE, कहां है B और E, इसको मिलाएं क्योंकि ये चाहिए हमको। B से E की तरफ डायरेक्शन भी दे दीजिए। और दूसरा BC, चलिए ना पहले BE पे बात कर ले। BE में फाइनल पॉइंट कौन है? E है, तो हम ये कह सकते हैं कि c/2 माइनस बी होगा क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल होता है। ठीक है, दूसरा हमको DC चाहिए, DC चाहिए। तो जो DC होगा वो सोच के बताइए इस फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है? c/2 माइनस b/2, c माइनस b/2 है ना, ये लिख सकते हैं हम लोग। बोला दोनों को ऐड करने के लिए, दोनों को ऐड करने के लिए, तो ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे ऐड करेंगे तो BE प्लस BC दैट इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? 3/2, 3c/2 और माइनस ये कितना हो जाएगा? 3/2 B 3/2। दोनों में से 3/2 कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया C माइनस B। C का मतलब किसका पोजीशन वेक्टर? C का, यानी इसके जगह हम OC कह सकते हैं। ठीक है, C का पोजीशन वेक्टर देखिए ना, क्या आप समझे? C का मतलब क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ C। B का मतलब क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ B। अगर C माइनस B है, फिर से बोले C माइनस B है, तो सोच के बोलिए BC वेक्टर होगा या CB वेक्टर होगा? BC वेक्टर होगा। अभी वही हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है, BC वेक्टर होगा, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? इट इज 3/2 वेक्टर BC। क्या आपको समझ में आया? जो प्रूफ करना था वो हो चुका है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ये वाला हो गया है क्या? अगर किसी का नहीं हुआ रहेगा तो ना बोल के रोक लीजिएगा हमको। और क्वेश्चन दे देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, यूजिंग वेक्टर अलजेब्रा, prove that diagonals of parallelogram
बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। इन्हीं सब क्वेश्चन में थोड़ा सा इशू होता है। कारण क्या होता है कि इसमें कुछ डेटा होता है, ये तो दिया था कम से कम, इसमें कुछ दिया नहीं है, सब खुद से अज्यूम करना है, खुद से प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, एकदम आराम से, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो हम लोग को ये बता दिया ना कि मेरे पास फिगर कैसा है, पैरेललोग्राम है। बनाइए एक पैरेललोग्राम, नाम दे दीजिए इसको ABCD। उसके बाद बात क्या कर रहा है, बात कर रहा है डायगोनल्स का। तो डायगोनल्स एक AC, ठीक है, और दूसरा हम लोग बना लेंगे यहाँ से BD, AC और BD। हर एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वैसे ही मान लीजिए DC। जो प्योर वेक्टर होता है वो साइड के बीच में लिखा जाता है, और जब भी वर्टेक्स के पास अगर लिखा हुआ है वो हमेशा पोजीशन वेक्टर होता है, वो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है। ठीक है, ये ऐसे लिखा तो ये पोजीशन वेक्टर है, यहां लिखा रहता तो पूरा BC वेक्टर भी कहता था। ठीक है, वो पोजीशन देखिएगा क्वेश्चन में कभी बार नहीं भी बोला रहता है कि कौन क्या है, यहाँ तो आप खुद से अज्यूम कर रहे हैं। सारे पॉइंट के पास लिखा, सारे वर्टेक्स के पास लिखा है, सबका सब पोजीशन वेक्टर है, सब पोजीशन वेक्टर। चलिए यहाँ से अगर हम बात करें डायगोनल AC का, तो बोलिए तो क्या लिखेंगे हम AC का, C माइनस A की A माइनस C माइनस A। हाँ ठीक है, क्लियर हो जाएगा तब देख लीजिए। जिसको दिख रहा है आंसर दे सकते हैं, हम थोड़ा कनेक्शन चेंज कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली में हम सेंटर चले आए हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा इशू रहता है, यहाँ का डाटा जो है वो थोड़ा सा कम रहता है। आराम से हॉटस्पॉट ले लीजिए, वो फास्ट चलेगा। C माइनस A होगा, ये क्या होगा C माइनस A, C माइनस A। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें डायगोनल BD का, BD को क्या लिखेंगे D माइनस B, D माइनस B, BD को क्या लिखेंगे D माइनस B, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। देखिए BD को क्या लिखेंगे हम लोग D माइनस B। ठीक है, दोनों डायगोनल्स का पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे लिस्टिंग कर दिए, दोनों डायगोनल्स का पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिस्टिंग कर दिए। ठीक है, अब हम लोग को सिंपल क्या देखना है ना कि डायगोनल्स का लेंथ, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स का लेंथ पूछ रहा है, पैरेललोग्राम में सेम होता है या नहीं होता है, सेम होता है, बस पूछ रहे हैं। नहीं होता है। ठीक है, पैरेललोग्राम में नहीं होता है। हम इस वाले पॉइंट को P कहते हैं। ठीक है, इस वाले पॉइंट को P कहते हैं। तो P अगर हम निकालना चाहते हैं मतलब मिड पॉइंट, तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं A प्लस C/2। P का पोजीशन वेक्टर ही मान लीजिए A प्लस C/2, कंफर्म कीजिए हाँ कि ना। हंसे हुए हैं यार, कोई तो वाईफाई को ऑफ करके ऑन कीजिए। थोड़ा सा वेट करेंगे क्या सबको। A plus C/2 is the midpoint of AC। अगर हम लिखना चाहें midpoint of BD तो हम क्या लिखेंगे B plus D/2, B plus D/2 ये लिखेंगे। अब जस्ट क्या कर रहे हैं ना कि मान के चल रहे हैं कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, तो मिड पॉइंट एक जगह पे होगा, हम क्या बोले
मान के चल कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, जस्ट बाइसेक्ट करेगा। तो लेट these points are at same position। अगर एक ही पोजीशन पे होगा तो वैसे केस में दोनों बराबर होगा। ये जस्ट मेरा अजम्पशन है, ध्यान रखिएगा, अभी हम प्रूफ नहीं किए, ये जस्ट मेरा अजम्पशन है कि ऐसा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो a प्लस सी होगा दैट इज इक्वल्स टू b प्लस डी, ठीक है। अब यहां से ठीक है, ये जो मेरे पास क्वांटिटीज आ रहा है, एक बार आप क्या कीजिए कि इसमें एक शिफ्टिंग करके हम लोग थोड़ा सोच सकते हैं, डायगोनल एसी, बस एक मिनट, थोड़ा सा हम सोच रहे हैं कुछ। हाँ, ये ऐसा है। अब इसमें क्या कीजिए, ए को भेज दीजिए राइट साइड, डी को लेके आइए लेफ्ट साइड, तो c माइनस डी होगा दैट इज इक्वल्स टू b माइनस ए होगा। b माइनस ए का मतलब कौन सा वेक्टर, देखिए पूरे में 6 वेक्टर, ए बी वेक्टर, b माइनस ए का मतलब कौन, ए बी वेक्टर, और c माइनस डी का मतलब डीसी वेक्टर। अब आप अपने इस वाले फिगर में देखिए, आपका जो AB है और DC है, ये दोनों का लेंथ बराबर है, इसके अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड इक्वल है कि नहीं, मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो दोनों का लेंथ इक्वल हो गया। इसको देख के बोलिए दोनों का डायरेक्शन इक्वल है कि नहीं है, डायरेक्शन सेम है। अब मेरा स्टेटमेंट बहुत ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। हम स्टार्टिंग में अज्यूम किए कि लेट द मिड पॉइंट्स विल बी एट सेम पोजीशन, मान लिए। मानने के बाद मेरा जो फिगर आया वो पैरेललोग्राम आया, मानने के बाद मेरा जो फिगर आया वो पैरेललोग्राम आया। कैसे आया, अपोजिट साइड्स का लेंथ इक्वल है और दोनों पैरेलल है, तो पैरेललोग्राम आया। यही स्टेटमेंट कंक्लूड ये करता है कि अगर पैरेललोग्राम गिवन है तो इसका मतलब है कि जो डायगोनल्स होगा वो एक दूसरे को मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। हम क्या निकाले, हम मान लिए कि डायगोनल्स जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक मिड पॉइंट, और उससे प्रूफ करके दिखाए कि ये पैरेललोग्राम, यानी कि उल्टा भी तो सही होगा, अगर पैरेललोग्राम है तो मिड पॉइंट पे दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। ये हुआ प्रूफ करने का तरीका। कुछ भी क्रॉस क्वेश्चन है एकदम पूछे, ठीक है। 8 नहीं तो फिर नोट करें, और हो जाएगा तो बता दीजिएगा। इसमें आपको गिवन स्टेटमेंट जो है वो भी आप प्रूफ करके दे देंगे तो भी सही, या जो प्रूफ करने बोला वो भी कर देंगे, वो भी सही, ठीक है। दोनों काम कर सकते हैं। सेंट्रोइड का क्या होता है, एकदम सही आप बोलिए, ठीक है। देखिए मान लीजिए जैसे सबसे पहले इंटरनल डिवीजन, अगर इंटरनल डिवीजन हो रहा है एकदम वही फार्मूला ही लगाना है, बस x की जगह पे ना पोजीशन वेक्टर लिखना, और कुछ करना ही नहीं, एकदम वही फार्मूला चलेगा। मान लीजिए a है, b है, c है, ये पॉइंट्स है, कैपिटल लेटर में पॉइंट्स होता है, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर a, पोजीशन वेक्टर वेक्टर b, पोजीशन वेक्टर वेक्टर c, और ये डिवाइड कर रहा है इसको p/q के रेशियो में। कौन से रेशियो में, p/q के रेशियो में। वो कुछ भी रह सकता है, वहां तो नंबर रहेगा। आप वेक्टर b लिख सकते हैं, इंटरनल डिवीजन है, p टाइम वेक्टर c प्लस q टाइम वेक्टर a, और डिवीजन में p प्लस q। ये हो गया आपके पास इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला। दूसरा,
एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन। अगर एक्सटर्नल डिवीजन का बात करेंगे तो ए से लेके बी तक यहां होगा, और इसको अगर हम आगे प्रोसीड करेंगे तो सी इसको डिवाइड कर रहा है। ध्यान रखिएगा, कौन किसको डिवाइड कर रहा है? सी जो है वो ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? मान लीजिए, देख लीजिए कहां कहां क्या लिखा है, ठीक है। m a से b तक और n b से c तक। ये वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c। चलिए यहां से वेक्टर b क्या हो जाएगा? वेक्टर b क्या हो जाएगा? नकारिएगा मत, आप उनको बोले कि सर आता है, फॉर्मूला भी बताएगा, बोलिए। वेक्टर b इज इक्वल्स टू क्या होगा? हम पूछ रहे हैं वेक्टर b, वेक्टर b, वेक्टर b, वेक्टर b, बोलिए ना। ठीक है रिचा, एक मिनट, हेलो, बोलिए। ये चेक करिए, इतनी देर में थोड़ा सा एक जरूरी फोन आ गया था इसलिए हम बात करने लगे थे। हाँ चेक किए थे। रिचा, हमको भी वही लग रहा था, m प्लस n होगा। पता है क्या होता है, नाम आपके दिमाग पे हावी हो जाता है, ठीक है। नाम आपके दिमाग पे हावी हो जाता है, एक्सटर्नल लिखा ना तो माइनस होगा, मगर क्या पूछ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो गलती इसी जगह पे होता है। क्या करना है, आराम से दिमाग खुला रखना है, थोड़ा सोचना है कि पूछ क्या है। हम आपको ड्रॉ करते समय क्या बोले थे, सी डिवाइड कर रहा है ए बी को एक्सटर्नली। क्या हम सी के बारे में पूछे? नहीं, क्वेश्चन वाला यही नाम होता है, ठीक है। वो सी के बारे में आपसे नहीं पूछा, वो पूछा बी के बारे में। तो बी का पोजीशन देखिए ना कि बी क्या कर रहा है। बी जो है वो तो एसी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। बी जो है वो एसी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो आप इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाएं। आपके पास अननोन कौन है? ए आपको पता है, बी आपको पता है, सी अननोन है,
कौन अननोन है? सी अननोन है। तो एक्सटर्नल डिवीजन में हम सी फाइंड करेंगे। अगर हम ये फॉर्मूला लिख दिए तो क्या फर्क पड़ता है? ये पता है, ये पता है, सी नहीं पता है। सॉल्व करके सी निकालिए, थोड़ा अरेंजमेंट मेरी तरफ से, ठीक है। वेक्टर सी इज इक्वल्स टू m प्लस n टाइम b होगा माइनस na होगा, और डिवीजन में m आएगा। डिवीजन में जो m आएगा हम उसको लिख रहे हैं m प्लस n माइनस n। क्या फर्क पड़ता है? अब देखिए आपका फॉर्मूला, आप जो बोले थे ना कि सर नेगेटिव होगा, देखिए आपके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग नेगेटिव आता है। स्टूडेंट रट के रखता है, उसको ये समझना चाहिए, हम आपको पहले ही बोले m जो है a से b तक है, m जो है a से b तक है। तो जब कभी भी ऐसे सेगमेंट करके आपको सेक्शन दिया रहेगा तो आपको बहुत संभल के यूज करना है, ठीक है। अब हम पूरी बात बताते हैं, अभी जो समझाएं उसका एक समरी देते हैं, ठीक है। समरी देते हैं क्योंकि बीच में थोड़ा डिसकंटिन्यू हो गए थे, इस कारण से मे भी किसी किसी को दिक्कत होगा। कंपेयर करेंगे आपको समझ में आएगा। देखिए अगर लिखा है ए बी सी और ये मेरे पास एक्सटर्नल डिवीजन करता है, एक्सटर्नल, यहां पे ए बी बाई बी सी अगर आपको दिया है m बाई n, तो वैसे केस में आपका जो वेक्टर c होगा दैट इज इक्वल्स टू दोनों का सम m प्लस n टाइम वेक्टर b माइनस n टाइम वेक्टर a, और डिवीजन में m प्लस n माइनस n। ये होगा। अगर आपको दिया है AC बाई BC दैट इज m बाई n, ध्यान दीजिएगा हम बोल क्या है, एक बार हम A से B लिए, एक बार हम A से C लिए, ठीक है। m बाई n अगर दिया है तब, वैसे केस में जो C होगा दैट इज m वेक्टर b माइनस n वेक्टर a बाई m माइनस n। तो आपको थोड़ा रुक के देखना है कि भाई हमको जो डाटा दिया वो दिया कौन सा, AB दिया वो फॉर्मूला, अगर AC दिया ये फॉर्मूला। कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं जो पॉइंट डिवाइड करता है रेशियो में उसका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। जो पॉइंट डिवाइड करता है, जैसे C डिवाइड कर रहा है तो AC BC होना जरूरी है, C का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। अगर इन्वॉल्व नहीं है, देखिए यहाँ AB है, C तो दिख नहीं रहा, तो वैसे केस में आपको थोड़ा सा अरेंजमेंट करना होगा, A से C लेंगे, B से C, यानी जो डिवाइड कर रहा है ना वो सेक्शन में इन्वॉल्व होना ही चाहिए। आपको दोनों बात बता दिए कि कब कौन सा सेक्शन देगा तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, और दोनों किसके लिए फॉर्मूला है? एक्सटर्नल डिवीजन के लिए फॉर्मूला है। तो स्टूडेंट फंसता है एक्सटर्नल में ही फंसता है, और कहीं उसको फंसाने का कोई चांस ही नहीं होता, इसलिए वो क्या करता है एक्सटर्नल के अकॉर्डिंग देता है। मेरा क्या बोलना है, अगर आपके मन में कभी भी कंफ्यूजन लगे ना, आपके मन में अगर कभी कंफ्यूजन लगे, मान लीजिए एग्जामिनेशन के टाइम आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको ज्यादा समय देने का जरूरत नहीं, तो फिर क्या करें, हमेशा इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाइए, हमेशा, ठीक है। इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाइए, ठीक है, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाइए, जो अननोन है उस अननोन को फाइंड करके निकाल दीजिए, ठीक है। अगर आप क्लियर हैं फॉर्मूला के साथ बहुत बढ़िया, नहीं क्लियर है, थोड़ा भी कंफ्यूजन होता है, फॉर्मूला लगाइए इंटरनल डिवीजन का, और उसमें जो अननोन है उसको अरेंज करके फाइंड कर लीजिए, ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। और अगर आपको जानकारी है, और जानकारी होना मतलब याद होना नहीं, क्वेश्चन के टाइम में याद आना, वो अगर आपको है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए और बनाइए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, so that 4 points ABCD, 4 points वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, वेक्टर D, पॉइंट्स वेक्टर फॉर्म में कब से होने लगा? पॉइंट्स वेक्टर फॉर्म में कब से होने लगा? किसी भी दो पॉइंट के बीच में
जब से पोजीशन वेक्टर आया है। पॉइंट वेक्टर फॉर्म में कब से होने लगा? जब से पोजीशन वेक्टर आया। नाम है कैपिटल लेटर का ABCD, मगर नाम से हमको क्या लेना है? हमको तो उसके पोजीशन वेक्टर से लेना है। तो कैपिटल A का पोजीशन वेक्टर वेक्टर A, कैपिटल B का पोजीशन वेक्टर वेक्टर B, कैपिटल C का पोजीशन वेक्टर वेक्टर C, कैपिटल D का पोजीशन वेक्टर वेक्टर D। ये समझ गए? पॉइंट कब से वेक्टर फॉर्म में आने लगा? जब से पोजीशन वेक्टर डिफाइन होता है। ठीक है, प्लस 5C माइनस 6D इज इक्वल्स टू 0। तो बोला गया आर कोप्लानर। कोप्लानर का मतलब कोई बताएगा हमको एक बार? कोप्लानर अच्छा ठीक ठीक ठीक। 4 पॉइंट्स ABCD सच दैट ये आर कोप्लानर, बस ठीक है, यही चीज हमको दिखाना है। ठीक है, कि कोप्लानर है ये हमको दिखाना है। मान लीजिए कोप्लानर दिखाना है। देखिए कोप्लानरिटी कैसे हम शो करेंगे? कोप्लानर होने का मतलब क्या होता है? एक प्लेन के ऊपर, एक 2 डायमेंशनल सरफेस के ऊपर, ये बोर्ड जैसे एक 2 डायमेंशनल सरफेस है, इसके ऊपर एक लाइन यहां खींच दिए, एक लाइन यहां खींच दिए, बोथ आर कोप्लानर। ठीक है, एक लाइन इधर खींच दिए, कोप्लानर। एक लाइन ऐसे है, नॉट कोप्लानर। ठीक है, क्योंकि ये अलग वाले प्लेन में है, ये तो इस वाले प्लेन में ड्रॉ नहीं किया गया। इस प्लेन में कहीं भी ड्रॉ कर दीजिए, सब कोप्लानर होगा। मगर जैसे इस प्लेन के ऊपर, इस प्लेन से बाहर कुछ भी आएगा वो कोप्लानर नहीं होगा। कोप्लानर प्लेन के ऊपर, ठीक है, एक प्लेन के ऊपर रहता है, एक प्लेन के ऊपर। देखिए ये रिलेशन दिया है, इसमें से दो दो का सम इक्वल होना चाहिए। बताइए तो कौन कौन सा दो है जिसका सम इक्वल होगा? दो दो का सम इक्वल होना चाहिए। माने 3 5 और 6 2, यही ना? ठीक है, मिनाल का बोलना है कि सर 3 5 का जो सम होगा वो 8 होगा, और 6 2 का जो सम होगा वो 8 होगा। यही बोलना चाहते थे कि कौन कौन सा दो है जिसका सम इक्वल होगा। हमको ABCD से कोई मतलब, हम क्या किए, डिवाइडेड बाई 8 कर दिए, डिवाइडेड बाई 8 कर दिए। इस 8 को हम क्या लिखें? 3 प्लस 5। इस 8 को हम क्या लिखें? 6 प्लस 2। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे एक सेक्शन फॉर्मूला है? यहाँ पे एक दूसरा सेक्शन फॉर्मूला है, और अगर दोनों का कोई सेक्शन फॉर्मूला लगा है तो दोनों का कोई ना कोई एक रिजल्ट आएगा। उसको B बोले, C बोले, D बोले, E बोले, कुछ भी बोले, तो हम B बोलते हैं। यानी कि देखिए इतना, देखिएगा इतना, BD का सेक्शन कौन कर रहा है? P। कैसे कर रहा है? इंटरनली की एक्सटर्नली? कैसे कर रहा है? इंटरनली, इंटरनली। ठीक है, अब इस वाले को छोड़ के A और C का सेक्शन P कर रहा है। कैसे कर रहा है? इंटरनली की एक्सटर्नली? इंटरनली। यानी कि अगर कोई AC होगा और कोई BD होगा तो इन सब का इंटरसेक्शन एक ही जगह पे हो रहा है, और वो पॉइंट कौन है? P। वो पॉइंट कौन है? P। ठीक है, सोच के बताइए A से P तक कितना रेशियो यूज होगा? A से P तक कितना रेशियो यूज होगा? 5 5 5 5 3 या 5 नहीं, एक आंसर देना है ना, 5। तो P से C तक 3। एक्चुअल में आपको कैसे डिसाइड करना चाहिए ना, जैसे हम पूछे A से P तक, तो इधर वाले का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होता है, यानी C के साथ जो होगा, C के साथ जो होगा रेशियो का वही पार्ट यूज होगा। जब आपसे 1 से 7 पूछा जाएगा तो आप कितना 3 बोलिए, तो B से P तक
बी से पी तक 6 और पी से डी तक कितना होगा 2। किसी को दिक्कत है समझने में? नहीं, ठीक है। यहां अच्छा दिखा दे ऑल्सो सो दैट दे इंटरसेक्ट। लीजिए क्वेश्चन आंसर देने के बाद क्वेश्चन हम जोड़ दिए। पहले तो कोप्लानर प्रूफ करना था, तो दोनों लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो दोनों लाइन एक ही प्लेन पे होगा। ठीक है, दो लाइन कब इंटरसेक्ट करेगा जब एक ही प्लेन पे होगा। मान लीजिए एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, क्या कभी इंटरसेक्ट कर पाएगा? नहीं करेगा, क्योंकि अलग अलग प्लेन है। मगर एक ही प्लेन पे होगा तो वो जरूर इंटरसेक्ट करेगा, एक प्लेन पे इंटरसेक्ट करेगा। तो इंटरसेक्ट कर गया, इसका मतलब है पॉइंट्स कैसा है, कोप्लानर है। इंटरसेक्ट कर गया मतलब पॉइंट्स कोप्लानर। और ये इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आइदर आप बीडी के बेसिस पे दीजिए या एसी के बेसिस पे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आदित्य क्या पूछ रहे थे? कैसे दे सकते हैं? देखिए ए के साथ जो मल्टीप्लाइड होगा ना, ठीक है, वो ए के दूसरे साइड होगा। ए के साथ जो मल्टीप्लाइड होगा वो ए के दूसरे साइड होगा। क्या आपको दिखा? 3a, ए के दूसरे साइड 3 होगा। ठीक है, सी के साथ जो मल्टीप्लाइड होगा क्या वो सी की तरफ होगा या दूसरे साइड होगा? देखिए हम पूछेंगे सी की तरफ होगा या दूसरे साइड होगा, तो आप ये बोलिएगा। ठीक, मतलब समझाया? ठीक है, ठीक है, दूसरी तरफ होगा। जो डी से मल्टीप्लाइड होगा वो डी की तरफ होगा कि बी की तरफ होगा? बी की तरफ। जो बी से मल्टीप्लाइड होगा वो बी की तरफ होगा कि दूसरे साइड होगा? बस बहुत बढ़िया, आप समझ गए। ठीक है, हाँ, और किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले, नहीं तो नोट करें आप इसको। तो सेक्शन गलत लिखिएगा तो दिक्कत होगा। अगर सेक्शन से रिलेटेड सवाल पूछा तो दिक्कत होगा, सेक्शन से रिलेटेड सवाल नहीं पूछा तो वैसे भी आप तो निकालेंगे नहीं उस समय। ठीक है, देखिए एसी का सेक्शन कौन से पॉइंट पे आया, यानी कि P जो है वो AC को डिवाइड कर रहा है, P जो है वो AC को डिवाइड कर रहा है। तो AC के ऊपर P होगा, ये कंफर्म, BD को मत लाइएगा। AC के ऊपर P होगा, ये कंफर्म हुआ। ठीक है, BD का सेक्शन P कर रहा है, BD का सेक्शन P कर रहा है, तो BD के ऊपर भी पॉइंट P होगा। दो लाइन का एक ही पॉइंट है, दो लाइन का एक ही पॉइंट है, देन इट इज कॉल्ड कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका मतलब AC और BD एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, कंफर्म हुआ? चलिए लेफ्ट वाला आता है।